नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है नगरपालिका एक्ट 2009 की हमारी इस रिवीजन क्लास में। हमने उठाया है पार्ट बी का बीड़ा और अब तक इसके अंतर्गत हम देख चुके हैं नगरपालिका एक्ट जो है 2009 उसका अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 और 5। मात्र 5 रिवीजन क्लास के माध्यम से अब तक हम इन 4 अध्यायों का रिवीजन है वो कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी औपचारिक शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 7। क्लास छठी है किंतु अध्याय 7वां है। कारण इसका ये है क्योंकि जो छठा अध्याय था वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, अब आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम सीधा अध्याय 7 की बात करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे धारा 101 से लेकर 140 तक। इसका जो टाइटल है अध्याय 7 का वो है नगरपालिका राजस्व। नगरपालिका राजस्व अध्याय 7। चलिए सीधी शुरुआत करते हैं। नगरपालिका राजस्व अध्याय ये कहता है कि भाई नगरपालिका के राजस्व की प्राप्ति कैसे होगी, यानी नगरपालिका रेवेन्यू कैसे जनरेट करेगी, इसके लिए कौन कौन से कर लगाएगी, उनको करों को लगाने की प्रक्रिया क्या होगी, किस तरह से वो फॉलो की जाएगी, तो नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति है वो किस प्रकार से सुदृढ़ होगी राजस्व प्राप्ति के माध्यम से। तो वही आज हम इस अध्याय 7 में धारा 101 से 140 के माध्यम से देखेंगे। चलिए सीधे बात करते हैं धारा 101 की। धारा 101 का टाइटल है नगरपालिका का आंतरिक राजस्व। आंतरिक राजस्व से तात्पर्य जो भी इंटरनल रेवेन्यू होगा नगरपालिका का वो किस प्रकार से जनरेट होगा, यानी नगरपालिका के जो राजस्व के स्रोत है आंतरिक राजस्व के वे क्या क्या होंगे। तो यहाँ पर धारा 101 में 3 ऐसे स्रोतों की बारे में बताया गया है कि 3 ऐसे स्रोत होंगे। एक तो नगरपालिका को जो राजस्व प्राप्ति होगा वो कर लगाने से होगा, यानी नगरपालिका जो कर उद्ग्रहित करेगी, जो कर लगाएगी उससे नगरपालिका को राजस्व मिलेगा। दूसरा है जो उपभोक्ता प्रभार होंगे, यानी यूजर चार्जेस। अगर नगरपालिका किसी को कोई सुविधा देती है अपने नागरिकों को, जैसे घर घर से कचरा संग्रहण हो गया, तो ये सुविधा प्रदान की और इसके बदले में आपसे कोई फीस ली है, यानी उपभोक्ताओं को सुविधा देकर उसका जो प्रभार लिया जाए, चार्ज लिया जाए, उसके माध्यम से भी नगरपालिका को रेवेन्यू जनरेट होगा। और तीसरा जो स्रोत है नगरपालिका के राजस्व का वो है फीस व जुर्माने। नगरपालिका अधिनियम के कानूनों और उपनियमों को पालन करवाने के लिए जो फीस और जुर्माने वसूल करेगी वो भी नगरपालिका के राजस्व में वृद्धि करेंगे। तो ये थी धारा 101, बहुत ही सरल और सिंपल है, आंतरिक राजस्व। इसके बाद बात करते हैं सीधा धारा 102 की। 102 का टाइटल है बाध्यकारी कर। नगरपालिका अपने रेवेन्यू सोर्सेज के लिए कुछ बाध्यकारी कर भी लगा सकती है, यानी कुछ ऑब्लिगेटरी कर भी लगाए जा सकते हैं। जैसे अपनी सीमा क्षेत्र में भवनों या भूमि पर कर लगा सकती है, ठीक है, व्यापार पर कर लगा सकती है, सड़कों पुलों इन पर कर लगा सकती है, टोल टैक्स ले सकती है नगरपालिका। इसके साथ ही जो भी विज्ञापन होते हैं, आप देखते हैं बैनर और होर्डिंग लगे हुए होते हैं, उन पर भी नगरपालिका कर लगा सकती है। इसके अलावा नगरपालिका चाहे तो प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी कर लगा सकती है। तो इन सभी करों के माध्यम से भी, इन बाध्यकारी करों के माध्यम से भी नगरपालिका रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। लेकिन धारा 102 में एक बात और कही गई है, वो ये है कि नगरपालिका ये जो सभी कर लगाएगी वो किस प्रकार से लगाएगी, वो ऐसे ही नहीं लगा सकती। इसके लिए नगरपालिका को राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, अनुमोदन करवाना होगा। और राज्य सरकार नगरपालिका द्वारा लगाए गए ऐसे करों को
लागू कर भी सकती है, उनको बंद भी कर सकती है और चाहे तो उनकी रेट भी कम कर सकती है। और इसके लिए राज्य सरकार जो है वो राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करेगी। तो क्लियर है धारा 102। मैं बार बार रिवीजन नहीं करूंगी, रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि समय कम है, धाराएं बहुत ज्यादा है। जहां मुझे लगेगा वैसा वहां मैं रिवीजन कर दूंगी इसका। तो धारा 102 यहां पर क्लियर होती है। चलिए सीधा बढ़ते हैं धारा 103 की तरफ। धारा 103 का टाइटल है अन्य कर। यानी नगरपालिका चाहे तो कुछ अन्य कर भी लगा सकती है। अब ये अन्य कर क्या क्या हो सकते हैं ये थोड़ा सा इसमें देख ले में कि जैसे वाहनों पर कर या नौका पर कर, लाइट पर कर, किसी भी सभा या प्रदर्शन जो होता है उस पर कर, तीर्थ यात्री पर कर या पर्यटकों पर भी कर लगा सकती है। स्टाम्प शुल्क ये 50% से अधिक नहीं होगा। और इसके बाद में पार्किंग कर आदि कर नगरपालिका चाहे तो ये अन्य कर लगा सकती है। कोई खास बात यहाँ धारा 103 में है नहीं। जो ध्यान देने वाली बात है वो सिर्फ यही है कि नगरपालिका ऐसे करों को लगाने से पूर्व राज्य सरकार से अनुमोदन करवाएगी और नियमानुसार इन करों की वसूली करेगी। तो ये थी धारा 103। सीधे बढ़ते हैं 104 की तरफ। धारा 104 का टाइटल है उपभोक्ता प्रभार। अभी धारा 101 में भी मैंने उपभोक्ता प्रभार की, जो नगरपालिका के आंतरिक राजस्व स्रोत है उसमें उपभोक्ता प्रभार की बात हमने चर्चा करी इस पर। तो और एक उदाहरण में मैंने आपको दिया था कि जैसे नगरपालिका घर घर से कचरा संग्रहित करवाती है तो नगरपालिका चाहे तो इस सुविधा देने के लिए आपसे कोई शुल्क भी वसूल कर सकती है। ऐसा शुल्क उपभोक्ता प्रभार की श्रेणी में आएगा। तो धारा 104 ये कहती है कि नगरपालिका अपने क्षेत्र में कुछ उपभोक्ता प्रभार यूजर चार्जेस लगा सकती है, जैसे कि जल निकासी के लिए हो गया या सीवरेज के लिए यूजर चार्जेस लगा सकती है या फिर पार्किंग के लिए लगा सकती है। किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र से या रास्ते से मलबे उठाने के लिए भी कर लगा सकती है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी यूजर चार्जेस वसूल कर सकती है। तो ये जो सारे हैं ये सभी क्या है, ये सभी सुविधा शुल्क है। यानी नगरपालिका आपको एक सुविधा देगी और बदले में आपसे उसके लिए चार्ज लेगी। तो ये जो यूजर चार्जेस हैं इनकी रेट्स भी राज्य सरकार द्वारा पूर्व अनुमोदित करवाई जाएगी। धारा 104 में बस इतना ही है। बढ़ते हैं धारा 105 की तरफ। धारा 105 का टाइटल है फीस व जुर्माना वसूल करने की नगरपालिका की शक्ति। यानी नगरपालिका अपने क्षेत्र में कुछ फीस व जुर्माने वसूल कर सकती है। ये जो फीस और जुर्माने वसूल किए जाएंगे नगरपालिका जो कानून बने हुए हैं, अधिनियम बने हुए हैं, उनकी पालना के लिए और उन कानूनों के अधीन रहते हुए ही ये फीस और जुर्माने वसूल करेगी। अब ये कौन कौन से हो सकते हैं इसकी भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट 105 में दी गई है। जैसे कि किसी बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के लिए, शॉर्ट में लिख देती हूं मैं, किसी भी बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के लिए फीस वसूल की जा सकती है या कार्य पूर्णता सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट CC, तो उसके लिए भी फीस वसूली की जा सकती है। किसी भी भवन या भूमि का भू उपयोग परिवर्तन करना, जैसे उसके कॉमर्शियल लाइसेंस जारी करना है तो उसके लिए भी फीस नगरपालिका ले सकती है। इसी के साथ ही कोई व्यापार हो गए हैं, जैसे कि मछली उत्पादन हो गया या मुर्गी पालन है, तो ऐसे व्यापारों के लिए कोई खोमचा ठेला लगाना हो गया तो उनके लिए लाइसेंस जारी करने हो तो इसके लिए भी राशि वसूली की जा सकती है। इसी तरह से कोई पार्किंग के लिए या होर्डिंग के लिए भी नगरपालिका शुल्क वसूल कर सकती है। और इसी तरह से जो प्राइवेट क्लिनिक हो गए, हॉस्पिटल, कारखाने, डिपो, वेयर हाउस, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा, इन सभी के गैर आवासीय उपयोग के लाइसेंस जारी करने के लिए भी नगरपालिका फीस वसूल कर सकती है। और एक अति महत्वपूर्ण कार्य जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, तो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए भी राशि वसूली
जा सकती है। तो ये थी धारा 105 फीस और जुर्माने वसूल करने की नगरपालिका की शक्ति। धारा 106 इसका टाइटल है विकास प्रभार वसूल करने की शक्ति। नगरपालिका को कुछ विकास प्रभार यानी कि डेवलपमेंट चार्जेस वसूल करने की भी शक्ति है। तो ये कौन कौन से चार्जेस हो सकते हैं? तो पहला तो ये है 14 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले किसी भी आवासीय या गैर आवासीय भवन से, आवासीय या गैर आवासीय भवन पर ये विकास प्रभार लगाया जा सकता है, 14 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले। दूसरा ये है कि किसी भी जो डेवलपमेंट स्कीम है उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है, यानी उसका उप विभाजन किया जाता है। तो ऐसी किसी भी उप विभाजन की योजना को अनुमोदित करने पर भी विकास प्रभार लगाया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर संक्षेप में लिख देती हूँ, किसी भी उप विभाजन विकास योजना है उसे अनुमोदित करवाने पर भी विकास प्रभार वसूला जा सकता है। और तीसरी जो बात कही गई है वो है रीडेवलपमेंट की। रीडेवलपमेंट पर भी, किसी भी क्षेत्र के पुनर्विकास पर भी यह चार्ज वसूला जा सकता है विकास प्रभार का। जो भी प्रभार आएगा यानी जो भी वसूली होगी उसके लिए एक अलग से खाता बनाया जाएगा, अलग से अकाउंट मेंटेन किया जाएगा और जो धन उसमें डाला जाएगा वो सिर्फ उसी पर्पज से यूज किया जाएगा, अन्य किसी पर्पज से नहीं। तो ये थी धारा 106। बात करते हैं धारा 107 की। 107 का टाइटल है करारोपण से छूट, यानी कर से किसको छूट मिलेगी, किसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो पहली बात तो धारा 107 में ये कही गई है कि जो नगरपालिका 102 धारा 102 और 103 में 102 थी बाध्यकारी कर ऑब्लिगेटरी टैक्सेस और 103 थी अन्य कर। नगरपालिका 102 और 103 के अतिरिक्त अन्य किसी करों से वसूली नहीं करेगी। ये तो 107 की पहली बात थी। और जो मुख्य बात धारा 107 में कही गई है वो ये है कि किन परिस्थितियों में कर नहीं लगाया जाएगा या किनको कर से छूट रहेगी। तो धारा 107 ये कहती है कि कोई भी भूमि या भवन या वाहन या कोई भी नौका या कोई भी यान जो या तो केंद्र सरकार का है या फिर राज्य सरकार का है, ठीक है, इनमें से कोई भी चीज जो केंद्र या राज्य सरकार की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोक हित के, लोक प्रयोजन के काम में आ रही हो। यानी इनमें से कोई भी चीज जो केंद्र सरकार की भी हो सकती है, राज्य सरकार की भी। मोटी बात जो है वो ये है कि वो लोक प्रयोजन के काम आनी चाहिए, लोक हित के काम आनी चाहिए, लाभ के प्रयोजन के नहीं। तो ऐसी स्थिति में उसे टैक्स से छूट रहेगी। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूं, कोई भी भूमि, भवन, वाहन, नौका या यान जो केंद्र या राज्य सरकार की है और लोक हित में, लोक प्रयोजन में काम आ रही हो तो वहां उसे करारोपण से छूट प्राप्त होगी। इसी तरह से जो भी सार्वजनिक पूजा स्थल है वो भी कर से मुक्त रखे गए हैं। तो ये बात थी धारा 107 की। बात करते हैं धारा 108 के बारे में। इसका शीर्षक है कर अधिरोपण की प्रक्रिया। धारा 101 से लेकर 106 तक हमने पढ़ा था कि नगरपालिका कौन कौन से कर लगा सकती है। 107 में हमने देखा था कि किसे कर से छूट प्राप्त होगी। अब थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो रहा है। धारा 108 से हम ये देख रहे हैं कि उस कर को किस प्रकार से इम्पोज किया जाएगा, किस प्रकार से अधिरोपित किया जाएगा। तो 108 ये बताती है कि कर लगाने के लिए क्या प्रक्रिया फॉलो की जाएगी। तो 108 के अनुसार नगरपालिका धारा 103 के अधीन किसी भी कर को लगाने के लिए सबसे पहले साधारण सभा की बैठक करेगी और उस बैठक में संकल्प पारित करेगी। क्या संकल्प पारित करेगी कि कौन से कर लगाने हैं, कौन से
कर लगाने हैं उसका चयन करेगी। चयन करने के बाद में नगरपालिका एक प्रारूप तैयार करेगी, एक फॉर्मेट सेट करेगी। उस फॉर्मेट में क्या होगा कि भाई कौन सा कर लगाया जा रहा है, इस कर को किससे वसूला जाएगा, कितना वसूला जाएगा, और साथ ही इसमें किसको इस कर से छूट रहेगी। तो ये सारी बातें इस प्रारूप में शामिल की जाएगी। ठीक है, प्रारूप तैयार होने के बाद में इसका भली भांति मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन के बाद में उसे प्रथम अनुसूची के अनुसार नोटिस के रूप में राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। आपके सिलेबस में 6 अनुसूचियां दी हुई है, तो उनको एक अलग से एक वीडियो के माध्यम से मैं आपसे शेयर करूंगी। फिलहाल यहाँ पर इतना ही समझे कि नगरपालिका कर को अधिरोपित किस प्रकार से कर रही है और इसमें प्रथम अनुसूची का क्या रोल है। तो प्रथम अनुसूची में उस कर के प्रारूप को नोटिस के रूप में राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और इसके साथ ही प्रकाशन के साथ ही लोगों की आपत्तियां और सुझाव मांगे जाएंगे। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो 1 माह में अपनी आपत्ति दायर कर सकता है। साथ ही उन आपत्तियों पर विचार करने के लिए नगरपालिका एक समिति का भी गठन करेगी और समिति जो होगी वो अपनी रिपोर्ट देगी और इन आपत्तियों पर और साथ ही नगरपालिका जिसने वो समिति बनाई है उस समिति के निर्णयों पर भी विचार करने के बाद में नगरपालिका ये डिसीजन लेगी, ये विनिश्चय करेगी कि भाई उस कर को लगाना है या हटाना है और उसके बाद में उस कर को अधिरोपित कर दिया जाएगा। तो ये थी संपूर्ण प्रक्रिया, बहुत ही संक्षेप में मैंने आपसे साझा करने की कोशिश की है। एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं कि नगरपालिका कर किस प्रकार से अधिरोपित करेगी। तो सबसे पहले साधारण सभा की बैठक में संकल्प पारित करके कौन से कर लगाने हैं उन करों का चयन किया जाएगा और फिर एक प्रारूप तैयार किया जाएगा। प्रारूप में ये शामिल होगा कि कौन सा कर लगाना है, किस पर लगाना है, कितना लगाना है और उसका मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन के बाद में प्रथम अनुसूची के अनुसार नोटिस के रूप में उसे राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाएगा। 1 माह के भीतर कोई भी उस पर आपत्ति दायर कर सकता है। नगरपालिका एक समिति गठित करके उन आपत्तियों पर विचार करवाएगी और तत्पश्चात ये निर्णय लेगी कि उस कर को लगाना है या हटाना है। तो ये थी धारा 108। बढ़ते हैं 109 की तरफ। धारा 109, इसका टाइटल है करों का अधिरोपण, यानी करों को लागू करना, उनको लगाना। तो किस प्रकार से करेगी नगरपालिका ये काम। धारा 109 में पहली बात तो ये बताई है कि नगरपालिका कोई भी विशेष संकल्प पारित करके और कोई एक निश्चित तारीख तय करके, तिथि नियत करके और राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करते हुए उस कर को लगा सकती है। तो एक तो हुई ये बात, और दूसरी बात है वो ये है कि जो वार्षिक रूप से वसूलनीय कर होंगे, यानी जो एनुअली लिए जाने वाले कर हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ थोड़ा सा, वार्षिक कर हैं, वो सामान्यतया इन 4 तिथियों से प्रारंभ किए जाएंगे। वो 4 तिथियां आपको ध्यान में रखनी है। पहली है 1 अप्रैल। मैं 1 अप्रैल को सबसे पहले इसलिए ले रही हूं क्योंकि इस तिथि से हमारा वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। अगली है 1 जुलाई, फिर 1 अक्टूबर, मतलब 3-3 महीनों का तिमाही का अंतराल यहाँ पर है, 1 अक्टूबर और फिर 1 जनवरी। जो वार्षिक रूप से वसूलने वाले कर होंगे वे सामान्यतया इन 4 तिथियों से लागू होंगे। और इसी तरह से अगली जो बात बताई गई है धारा 109 में वो ये है कि कोई टैक्स अगर किसी निश्चित कालावधि के लिए लगाया गया है, यानी मान लीजिए कि एक टैक्स था वो 10 साल के लिए लगाया गया था, अब 10 साल पूरे हो गए हैं, तब फिर उसके बाद में वह टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर किसी का बकाया है तो वो तो वसूला ही जाएगा। तो यही बात तीसरी बात है कि निश्चित कालावधि के बाद, उसकी समाप्ति के बाद में वह टैक्स नहीं लगाया जाएगा, किंतु अगर बकाया है तो उसे वसूल किया जाएगा। तो यही थी धारा 109। आगे बढ़ते हैं 110 की तरफ। 110 का जो टाइटल है वो है करों में परिवर्तन की प्रक्रिया। करों में परिवर्तन की प्रक्रिया, धारा 110।
तो धारा 110 ये कहती है कि अगर करों में कोई प्रकार का परिवर्तन करना हो, यानी जैसे मान लीजिए उस कर में कोई कमी करनी हो या उसमें कुछ बढ़ोतरी करनी हो या मान लीजिए उस कर को हटा ही देना हो, तो इसके लिए क्या प्रक्रिया फॉलो की जाएगी। तो धारा 110 ये कहती है कि इसके लिए वही प्रक्रिया होगी जो अभी धारा 108 और 109 में बताई गई है। सीधी सी बात है, फिर से समझ लीजिए, धारा 108 और 109 में जो प्रक्रिया बताई गई है, जो अभी हम अच्छे से समझ भी चुके हैं, उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए किसी भी कर में परिवर्तन किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली धारा की तरफ। धारा 111, इसका टाइटल है करों को स्थगित यानी पोस्टपोन करना, प्रतिषिद्ध करना, यानी कि उसको नहीं लगाना या फिर हटाना, इसकी शक्ति, हटाने की शक्ति। तो धारा 111 ये कहती है कि करों को स्थगित, प्रतिषिद्ध या फिर हटाने की शक्ति राज्य सरकार की होगी। तो राज्य सरकार की क्या शक्ति होगी? धारा 111 ये कहती है कि जब राज्य सरकार को लगे कि नगरपालिका ने ये जो कर लगाए हैं वो अनुचित हैं या फिर जनता के हितों के प्रतिकूल हैं या त्रुटिपूर्ण है, 3 आधार हो, 3-4 आधार इस तरह से हो सकते हैं कि जब अनुचित लगे या हितों के प्रतिकूल लगे, जनता के हितों के खिलाफ लगे या कहीं त्रुटिपूर्ण लगे, तो राज्य सरकार सबसे पहले नगरपालिका को नोटिस के माध्यम से ये कहेगी कि भाई आप इन करों में सुधार कीजिए। और अगर नगरपालिका उन करों में सुधार करने में असफल हो जाती है, नहीं कर पाती है, तो राज्य सरकार एक नोटिस जारी करके और उसे अधिसूचना में प्रकाशित करके उन करों को कुछ समय के लिए टाल सकती है, स्थगित कर सकती है, यानी पोस्टपोन कर सकती है, जब तक कि भाई नगरपालिका उसमें सुधार ना कर दे। और अगर सुधार नहीं कर पाती है तो फिर राज्य सरकार उस कर को समाप्त भी कर सकती है। तो ये थी धारा 111, राज्य सरकार की शक्ति है कि उन करों को स्थगित कर सकती है, हटा सकती है या प्रतिषिद्ध कर सकती है। बात करते हैं धारा 112 की। यही जो सेम शक्ति है स्थगित करने की या हटाने की करों को, ये नगरपालिका के पास में भी है। तो 111 में हमने पढ़ी ये सब करने की राज्य सरकार की शक्ति, और 112 यही कार्य करने की नगरपालिका की शक्ति के बारे में बात करती है कि जब नगरपालिका को खुद को ही ये लग जाए कि कोई कर जनता के हित में नहीं है, लोक हित में नहीं है, तब नगरपालिका राज्य सरकार के आदेशों के अधीन रहते हुए उस कर को स्थगित कर सकती है अथवा हटा सकती है। तो ये सिंपल सी थी धारा 112। आगे बढ़ते हैं धारा 113 की तरफ। धारा 113, अगली जो 2 धाराएं हैं 113 और 114, इसमें हम कर निर्धारकों और कर निर्धारण के बारे में जानेंगे। 113 ये कहती है कि भाई कर निर्धारण के लिए कर निर्धारकों की नियुक्ति। कर निर्धारक मतलब कर का निर्धारण करने वाले लोग, या सिंपल लैंग्वेज में कह दीजिए टैक्स असेसर्स। टैक्स की गणना करने के लिए, यानी टैक्स कितना लगाना है, ये निर्धारित करने के लिए निर्धारकों की नियुक्ति, टैक्स असेसर्स की नियुक्ति की जाएगी। कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। कर के निर्धारण के लिए कर निर्धारकों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी, और ये लोग जो होंगे वो राज्य सरकार के आदेशों के अनुरूप और नियमानुसार कार्य करेंगे। बस इतनी ही है धारा 113। बढ़ जाते हैं 114 की तरफ। 114, धारा 114 का जो टाइटल है वो है कतिपय जानकारियां देना और उसमें विफल रहने का परिणाम। इसको टाइटल से ही समझ लीजिए, कतिपय जानकारियां देना, क्योंकि इसको 113 से जोड़कर हम अगर देखेंगे तो थोड़ा इजीली समझ में आएगी। कतिपय जानकारियां देना, कतिपय यानी कुछ जानकारियां देना। कुछ जानकारियां कौन सी देनी है? कर निर्धारण के लिए देनी है। किसको देनी है? जो व्यक्ति टैक्स देगा उसको देनी है। अच्छा, वो अब देगा किसको ये जानकारी? जो टैक्स असेसर्स होंगे। तो एक डायग्राम से समझ लेते हैं इसको।
कर निर्धारण के लिए कर निर्धारकों को करदाता द्वारा कुछ जानकारियां दी जाएगी। एक निश्चित प्रारूप होगा जो निर्धारित किया होगा, तो उस प्रारूप में कुछ जानकारियां देगा। तो यहाँ मुझे वो बात याद आ जाती है, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन। तो इसी तरह से यहाँ पर ये है, कर निर्धारण के लिए कर निर्धारकों को करदाता द्वारा कुछ जानकारियां देना। और अगर वो जानकारियां ये नहीं देता है तो फिर होगा क्या, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी और उनके खिलाफ जांच भी की जाएगी, और जांच में जो भी पाया जाता है उसके अकॉर्डिंग कर निर्धारक पुनः कितना भुगतान करना है ये राशि निश्चित करेंगे। तो सिंपल सी है, धारा 114 यहाँ समाप्त होती है। बात करते हैं धारा 115 की। धारा 115 का टाइटल है संशोधनों के प्रयोजन के लिए सूचना देने की बाध्यता। आप सोच रहे होंगे कि ये इतने लंबे लंबे बड़े बड़े नाम, इतने सारे टाइटल धाराएं कैसे याद रखें। तो इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक ही उपाय है, बार बार उसका रिवीजन करें, बार बार पढ़ें और एक बार समझ के पढ़ लीजिए और फिर बार बार उसको रिवाइज करते जाएंगे तो अपने ही आप वो आपको याद हो जाएगी। लेकिन नियमितता आपको बनाकर रखनी पड़ेगी। तो बात करते हैं धारा 115 की, जिसका टाइटल है संशोधनों के प्रयोजन के लिए सूचना देने की बाध्यता। बाध्यता मतलब ऐसा करना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति अपनी किसी भूमि में यानी अपने किसी प्लॉट में अगर निर्माण करता है या अपने किसी भवन में पुनर्निर्माण करता है अथवा उसका परिवर्धन करता है यानी उसको एक्सटेंड करता है मकान को, और तो उसको इन परिवर्तनों की यानी इन संशोधनों की सूचना नगरपालिका को देनी पड़ेगी। बाध्यता है, और अगर बाध्यता इसलिए है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उससे 500 रुपए का जुर्माना या 3 महीने के कर का 10% इन दोनों में से जो भी अधिक हो ये वसूला जाएगा। क्लियर है? एक बार फिर से देख लीजिए। कोई भी व्यक्ति अपनी भूमि या भवन में निर्माण करता है या पुनर्निर्माण करता है या उसको एक्सटेंड करता है तो उसको इसकी सूचना जाकर नगरपालिका में देनी पड़ेगी कि साहब मैं ये परिवर्तन कर रहा हूं। और अगर वो ये सूचना नहीं देता है तो 500 रुपए अथवा 3 महीने के कर का 10%, इन दोनों में से जो भी अधिक हो, ध्यान रखिएगा, जो भी अधिक हो वो उससे जुर्माने के रूप में वसूल किया जाएगा। तो बस इतना ही है धारा 115 में। बात करते हैं 116 की। 116 का टाइटल है भूमि या भवन के कर के भुगतान के लिए मूलतः दायी व्यक्ति द्वारा हक अंतरण की सूचना देना। तो जितना ये बड़ा टाइटल है, जितना ये टिपिकल आपको नजर आता है, धारा उतनी ही सरल है और बहुत ही सिंपल है। आपको एक बार में ही समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है। कि धारा 116 ये कहती है कि कर का भुगतान कौन करेगा। कॉमन सेंस की बात है, कर का भुगतान कौन करेगा? वही करेगा जो संपत्ति का मालिक है।
ठीक है, कर का भुगतान कौन करेगा? जो संपत्ति का मालिक है। अब धारा 116 को समझिए कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसकी ये जमीन है, उसने इस जमीन को किसी और को बेच दिया, किसी और को ट्रांसफर कर दिया है। अब उसकी नहीं रही, अब दूसरे व्यक्ति की हो गई है। तो ये जो पहला व्यक्ति है वो जाके नगर पालिका में ये सूचना देगा कि मैंने ये प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी है। ठीक है, तो अब आपको जो कर लगाना है, टैक्स लगाना है, टैक्स वसूलना है, वो आप उस दूसरे से वसूल कीजिए। ठीक है, तो ये सूचना वो व्यक्ति जाके नगर पालिका में देगा। दूसरी स्थिति एक और हो सकती है कि मान लीजिए इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिसकी ये संपत्ति है, तो उसकी मृत्यु के बाद में जो उसके वारिस है, पुत्र वगैरह है, जो भी वारिस है उसके, वो उनके नाम पे जब संपत्ति हो जाएगी तो वो लोग भी जाके नगर पालिका में सूचना देंगे कि हमारे जो भी थे, मुखिया थे या पिता थे या जो भी थे, संपत्ति के मालिक थे, वो अब नहीं रहे हैं। अब उनकी जगह हम, जो उनके वारिस हैं, वो अब संपत्ति के मालिक हैं। तो अब हम मालिक बन गए हैं, ये आप अपडेट कर लीजिएगा, ये हम सूचना आपको दे रहे हैं। तो बस इतनी सी बात है। अब इस टाइटल को समझ लीजिए कि भूमि या भवन के कर के भुगतान के लिए जो मूलतः दायी व्यक्ति है, यानी जो मूल मालिक है, बेचान से दूसरे वाला हो गया है मालिक, और मृत्यु होने पर जो वारिस है वो मालिक हो गए हैं, तो जो मूल व्यक्ति है वह अपने हक अंतरण की सूचना देगा कि भाई अब मूल व्यक्ति कौन है। ठीक है, तो इसके साथ ही धारा 116 यहाँ पूरी होती है। मूल व्यक्ति अपने हक अंतरण की सूचना देगा ताकि जिस किसी से भी अब टैक्स लेना है वो लिया जा सके। धारा 117 सूचना का प्रारूप। कौन सी सूचना? 116 वाली सूचना। 116 में क्या सूचना थी कि भाई मूल मालिक ये बताएगा कि अगर मैंने किसी और को संपत्ति बेच दी है तो अब मैं नहीं, अब वो मालिक है, ये सूचना नगर पालिका को देगा। तो 117 ये कहती है कि ये जो 116 वाली सूचना है वो 117 में दी जाएगी, और दूसरी या तीसरी अनुसूची में जो निर्धारित प्रारूप है, एक फॉर्मेट सेट है, उस निर्धारित प्रारूप के अनुसार उस प्रारूप में ये सूचना दी जाएगी। क्लियर है? 117। बात करते हैं 118 की। 118 का शीर्षक है अंतरण की। ये जो सूचना है, अंतरण की सूचना का नगर पालिका रजिस्टर में प्रतिस्थापित करना। धारा 118 ये कह रही है कि 116 में जो सूचना देनी थी वो आपने 117 के प्रारूप में दे दी, और वो 118 के अनुसार नगर पालिका के रिकॉर्ड में अपडेट की जाएगी, रिकॉर्ड में दर्ज की जाएगी। प्रतिस्थापन का मतलब है एक के स्थान पर दूसरे का नाम दर्ज हो जाएगा। वो कैसे होगा? जो पुराने वाला मालिक है उसके स्थान पर नए मालिक का नाम प्रतिस्थापित हो जाएगा, यानी उसकी जगह पर अब दूसरे का नाम दर्ज हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए 118 अंतरण की, यानी जो भी ट्रांसफर हो रहा है, ये सूचना नगर पालिका के रजिस्टर में अपडेट की जाएगी, यानी ट्रांसफर की जो सूचना है इस फॉर्मेट में, प्रारूप में नगर पालिका को दी जाएगी 118 में, और 118 में नगर पालिका ये जो सूचना है उसको अपडेट करेगी अपने रजिस्टर में। क्लियर है? इसके बाद में देखते हैं 119। 119 का टाइटल है अंतरण की सूचना के अभाव में भूमि या भवन के कर के संदाय का दायित्व बना रहना।
जितना ये डरावना लग रहा है ये उतना ही इजी है, समझ लीजिए इसको। धारा 119 ये कह रही है कि अगर सूचना नहीं दी किसी व्यक्ति ने कि भाई मैंने ये बेचान कर दिया है, अब मैं नहीं, ये नया वाला व्यक्ति मालिक है संपत्ति का, अगर वो ये सूचना नगर पालिका को नहीं देता है तो नगर पालिका को कोई सपना तो आएगा नहीं। नगर पालिका की दृष्टि में, उसकी नज़र में तो वो पुराने वाला, पहले वाला व्यक्ति ही मालिक है। और अगर वह ये सूचना नहीं देता है तो करों के संदाय का दायित्व नगर पालिका की नज़र में किसका है? उसी मूल व्यक्ति का है, उसी पहले वाले व्यक्ति का है। तो इतनी सी ही है, क्लियर है, बहुत सिंपल है। एक बार फिर से देख लीजिए, अंतरण की सूचना के अभाव में, यानी सूचना नहीं देता है व्यक्ति, तो भूमि और भवन के कर संदाय का, यानी टैक्स देने का जो दायित्व है उसी व्यक्ति का रहेगा, भले ही उसने बेचान कर दिया हो या फिर उसकी संपत्ति पर जो उसके वारिस काबिज हो गए हो, वारिसों को भी सूचना देनी है और जिसको बेचान कर दिया है उसकी भी सूचना नगर पालिका में जाएगी। तो धारा 119 यहाँ समाप्त होती है। आगे देखते हैं 120। धारा 120, इसके टाइटल है कर मूलतः किससे उद्ग्रहणीय है, यानी कर जो है वो मूलतः किससे वसूल किया जाना चाहिए। तो धारा 120 में यहाँ 2-3 बातें बताई गई है कि कर किससे लिया जाएगा। कॉमन सेंस की बात तो ये कि जो संपत्ति का उसका मालिक है। तो यहाँ पर 2-3 बातें बताइए। पहली बात तो ये है कि जो संपत्ति का मालिक है, यानी जिसके पास में पट्टा हो, उससे कर वसूल किया जाना चाहिए। दूसरी बात है कि ये पट्टा उपविभाजन से प्राप्त है तब भी चलेगा, तो उपविभाजन से प्राप्त पट्टा हो। और तीसरी बात जो है वो ये है कि व्यक्ति उसका वास्तविक अधिभोगी हो, यानी जो उसका वास्तव में अधिभोग कर रहा हो। अधिभोग से मतलब है कि भाई उपयोग उसका कर रहा हो। तो ये 3 बातें यहाँ पर बताई गई है कि कर किससे लिया जाएगा। वो जिसके पास में पट्टा है, उपविभाजन से प्राप्त पट्टा हो, या फिर उसका वास्तविक अधिभोगी हो। तो ये 3 स्थितियां काम करेगी कि कर किससे वसूल किया जाए। इसके बाद देखते हैं धारा 121। 121 का टाइटल है कराधान से संबंधित अपीलें, यानी कर से संबंधित जो भी अपील है तो वो अपील कहाँ की जाएगी। तो यहाँ पर कराधान से संबंधित अपील, या फिर ऐसा भी हो सकता है जो 130 में मांग नोटिस जारी किया गया है उसके विरुद्ध भी अपील है, तो वो अपील कहाँ की जाए। पहली बात तो ये है कि नगर निगम के मामले हैं तो नगर निगम के मामलों में यह अपील आयुक्त को की जाएगी, और बात जहाँ पर परिषद की आए या फिर नगरपालिका बोर्ड की आए तो वहाँ पर अपील क्षेत्रीय उपनिदेशक जो है स्थानीय निकाय के, उनको अपील की जाएगी। तो कराधान से संबंधित अपील क्लियर है, नगर निगम की आयुक्त को, और परिषद या बोर्ड के मामले में ऐसी अपील क्षेत्रीय उपनिदेशक को की जाएगी। अगली जो धारा है वो भी अपील से ही संबंधित है, धारा 122। 122 का शीर्षक है परिसीमा व दावाकृत रकम का निक्षेप। परिसीमा का मतलब है लिमिट, कोई टाइम लिमिट। तो ये जो धारा है 122 ये कह रही है कि कोई भी अपील तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी, तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि वह जो 1 माह का नोटिस है, 30 दिन का नोटिस है, उस नोटिस के प्राप्ति के भीतर अगर अपील नहीं कर दी जाती है तब। और दूसरी बात यह है कि जब तक दावाकृत जो रकम है उसका एक निश्चित भाग जो है वो उसमें नगर पालिका में जमा न करवा दिया जाए तब तक कोई अपील ग्रहण नहीं की जाएगी। दूसरी बात इसमें कही गई है 122 में कि अगर कोई व्यक्ति को समुचित कारण बताए, ऐसे कोई तर्क संगत कारण बताए, तो उन कारणों को सुनकर और फिर
जो प्राधिकारी होगा, इसका निर्णय लेने वाला होगा, वो उन कारणों को लेखबद्ध करते हुए चाहे तो उस शर्तों को, कुछ शर्तों को रखते हुए उस अपील को ग्रहण कर सकता है। तो ये थी धारा 122 परिसीमा की, लिमिटेशन की बात कर रही है, और दावाकृत निक्षेप की। क्लियर है? बढ़ते हैं 123 की तरफ। धारा 123, इसका टाइटल है खर्चे। जितना छोटा टाइटल उतनी ही छोटी धारा। तो धारा 123 ये कहती है कि भाई खर्चे, कोई खर्चे कौन से? किसी अपील के खर्चे, अपील के खर्चे, किसी अपील को लगाने में, पूरी सुनवाई में किसके जो खर्चे हुए हैं, चाहे नगर पालिका के खर्चे हुए हो या फिर उस अपील करने वाले व्यक्ति के हुए हो, तो उन खर्चों को दिलवाने का अधिकार किसका होगा? उस प्राधिकारी का होगा। यानी धारा 123 के अनुसार अपील ये प्राधिकारी के विवेक के ये अधीन रहेगा, यानी ये पूरा उसका डिस्क्रिमिनेशन रहेगा कि वह अपील के खर्चे किसको दिलवाए और किससे दिलवाए। ठीक है, तो 123 यहाँ पे पूरी होती है। बात कर लेते हैं 124 की। 124 का टाइटल है कि कराधान के जो मामले हैं उसमें सिविल कोर्ट और दंड न्यायालय, इनकी अधिकारिता का वर्जन। ठीक है, 124 ये कह रही है कि कर निर्धारण से संबंधित मामले हैं वो सुनवाई के लिए सिविल कोर्ट में या दंड न्यायालय में नहीं जाएंगे। यानी सिविल या दंड न्यायालय को ये उनका ये जुरिस्डिक्शन नहीं रहेगा कि वो नगरपालिका के कराधान से संबंधित मामलों की सुनवाई करे। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि धारा 121 में नगरपालिका अधिनियम में पहले से ही डिसाइड किया जा चुका है कि करों की अपील कौन सुनेगा। वहां पहले से ही बताया गया है कि नगर निगम के मामलों में आयुक्त और परिषद और बोर्ड के मामलों में जो क्षेत्रीय उपनिदेशक होंगे वो इन मामलों को सुनेंगे, उनका निर्णय अंतिम होगा। लेकिन धारा 124 में एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है और वो ये है कि जो अपीलीय अधिकारी होगा उसको ये अधिकार होगा, यानी जब उसको ये लगे कि भाई मेरे मामले में कोई त्रुटि रह गई है निर्णय में, या कोई संशोधन किया जाना है, या कोई और उसमें नया अपडेट आ गया है, तो अगर उसको उचित लगे उन समुचित कारणों के आधार पर अपीलीय अधिकारी 3 महीने के भीतर अपने ही निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकेगा, उसमें उसका रिव्यू कर सकेगा, और अगर कोई नया निर्णय उसको लगता है उसमें डिसीजन देना है तो उसको भी ऐड कर सकेगा। तो अपने ही निर्णय का रिव्यू करने का अधिकार अपीलीय अधिकारी को है, बशर्ते 3 माह के अंदर ही वो उसको रिव्यू कर लेवे। तो ये थी धारा 124। बढ़ते हैं 125 की तरफ। इसका शीर्षक है व्यावृत्तियां। व्यावृत्तियां यानी छूट। किस तरह की छूट? धारा 125 को अगर मैं अपनी भाषा में आपको समझाऊं तो मैं कह सकती हूँ कि कोई भी जो लिपिकीय त्रुटि होती है, यानी नाम, पते या जो संपत्ति है उसके विवरण में अगर कोई त्रुटि रह जाए, कोई स्पेलिंग की त्रुटि हो जाए, कोई भी क्लैरिकल मिस्टेक अगर हो, तो ये जो क्लैरिकल मिस्टेक होगी उसके आधार पर ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति को कर से छूट दे दी जाए। तो इस तरह के जो बहाने हैं, एक्सक्यूजेज है कि भाई मेरे नाम में मिस्टेक है, पता गलत है, तो ये जो बहाने हैं वो कर में छूट का आधार नहीं बनेंगे। इसी के साथ ही देख लेते हैं 126 को। 126 है दायित्व प्रकट करने की बाध्यता। कौन सा दायित्व? दायित्व वही है जो 114 में बात करी थी। 114 में हमने बात करी थी कि कतिपय जानकारियां देना और अगर सूचनाएं मांगना, और अगर वो नहीं देता है तो विफल होने का क्या परिणाम होगा। तो वही बात ही 126 में कही गई है कि अगर कर निर्धारक दायी व्यक्ति से, यानी जिसको कर देना है, उससे लिखित में कुछ सूचनाएं मांग सकता है जो उस कर के निर्धारण के लिए जरूरी हो। यानी कि जो कर निर्धारक है वो दायी व्यक्ति से लिखित में सूचना मांग सकते हैं। किसके लिए? कर के निर्धारण के लिए।
तो उसको ये देनी पड़ेगी। 114 में भी यही बात थी कि भाई मांग सकता है तो उसको सूचना देनी पड़ेगी। 126 में शब्द लगाया गया है बाध्यता, यानी उसे देनी ही पड़ेगी। और आगे इन दोनों धाराओं का अंतर समझिएगा, वो ये है कि अगर ऐसा व्यक्ति, वो दायी व्यक्ति ऐसी सूचना देने में आनाकानी करता है या नहीं देता है तो दोष सिद्ध होने पर 1000 रुपए तक का जुर्माना उसके खिलाफ लगाया जा सकता है। तो यही इन दोनों धाराओं का अंतर है। आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं 127 की तरफ। इसका टाइटल है करों को वसूलने का कर्तव्य, यानी कर वसूलने का कार्य किसका होगा? तो किसका होगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी। करों को वसूलने का कर्तव्य मुख्य नगरपालिका अधिकारी का होगा, या उसके द्वारा जो भी प्राधिकृत अधिकारी है वो भी ये कार्य कर सकते हैं। कौन सा कार्य? 102 और 103 में जो लगाए गए कर है उनको वसूलने का कार्य करेंगे। तो ये थी 127। बात करते हैं 128 की। धारा 128 शीर्षक है कर के बिल का प्रस्तुत किया जाना। अब तक हमने देख लिया था कि नगरपालिका कौन कौन से कर वसूल करेगी, करों को वसूल करने की प्रक्रिया क्या होगी, उनका अधिरोपण किस प्रकार से किया जाएगा, कर का निर्धारण करने वाले कर निर्धारक कौन होंगे, उनकी नियुक्ति किस प्रकार से होगी, किसे कर से छूट मिलेगी, कर कौन वसूल करेगा, कितना वसूल करेगा, ये सब हम देख चुके हैं अब तक। अब अलग से क्या बात बच जाती है वो 128 में बताई गई है कि किसी व्यक्ति को कैसे मालूम चलेगा कि उसका कितना कर बना है। तो कैसे मालूम चलता है? कर का बिल बनाया जाएगा। इसके लिए नगरपालिका एक बिल बनाएगी। तो 128 में जो बात आई है वो इतनी ही है कि किसी व्यक्ति को कितना कर देना है या उसकी बकाया की राशि कितनी है, ये बताने के लिए, यानी दावाकृत राशि बताने के लिए नगरपालिका एक बिल प्रस्तुत करेगी, यानी उसका बिल बनाएगी। तो 128 इतनी ही है। बात करते हैं 129 की। देखिए, जो भी अधिनियम कानून बनाए गए हैं बहुत सोच समझ कर, बहुत विचार करके बनाए गए हैं। बारीक से बारीक बातों का भी उनमें ख्याल रखा गया है ताकि कोई परेशानी ना हो। 129 ऐसी ही एक बारीक बात के बारे में कहती है, वो है बिल की अंतर वस्तु। यानी उस बिल में क्या क्या वर्णन होगा। आपने घर में बिजली और पानी के बिल देखे होंगे, उन पे क्या क्या छपा होता है, उन पर क्या क्या लिखा होता है कि भाई बिल चुकाने वाले व्यक्ति का नाम होगा, उसका पता होगा, उसकी जो भी संपत्ति है उसका विवरण होगा, उसके साथ ही भाई कितनी जो राशि बन रही है आपकी वो दी हुई होगी, कोई पुराना बकाया है तो उसका भी वर्णन होता है, लास्ट डेट क्या होगी बिल को चुकाने की वो भी मिलती है, और इसके साथ ही कि भाई अगर आपने लास्ट डेट तक पे नहीं किया तो कितनी पेनल्टी ली जाएगी, और उसके विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है, कितने दिन में अपील की जा सकती है। तो ये सभी जो बातें हैं, ये सभी विवरण जो क्या है बिल की अंतर वस्तु कहलाएंगे। अंतर वस्तु यानी जो बिल का कंटेंट है, जिसमें क्या क्या बातें डाली जा रही है बिल में, तो ये सभी बातें 129 में धारा में बताई गई है बिल की अंतर वस्तु। कोई ज्यादा समझने वाली बात यहाँ पे है नहीं है। बढ़ते हैं 130 की तरफ। 130 का टाइटल है मांग नोटिस, डिमांड नोटिस। अगर कोई व्यक्ति उस बिल के अनुरूप 15 दिन के अंदर वो जो राशि है नगरपालिका में नहीं जमा करवाता है, फिर से समझ लीजिए इसको, अगर व्यक्ति बिल के अनुरूप राशि 15 दिन में नहीं जमा करवाता है, बिल नहीं भरता है, तो क्या होगा
वो इस 130 में बताया गया है कि तो नगर पालिका उसके खिलाफ एक डिमांड नोटिस निकालेगी, एक मांग नोटिस निकालेगी कि भाई आपको ये बिल दिया था, आपने नहीं चुकाया, अब आप इसको चुकाओ। और ये जो नोटिस होगा वो चौथी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रकाशित होगा, दिया जाएगा। तो ये थी धारा 130, बहुत ही सिंपल ही है, बिल्कुल भी आप इसको ये नहीं समझे कि कॉम्प्लिकेटेड है, क्या मांग नोटिस आ गया है, क्या होगा इसमें, कुछ भी नहीं है ऐसा। मांग नोटिस, अगर कोई व्यक्ति बिल नहीं चुकाता है, बिल पे नहीं करता है, तो 15 दिन के अंदर वो नहीं करता है, नगर पालिका में जमा नहीं करवाता है, तो नगर पालिका चौथी सूची के अनुरूप उसे एक डिमांड का नोटिस देगी, उसकी मांग निकालेगी। तो इतनी है 130। बात करते हैं 131 की। अगली धारा की तरफ बढ़ूं उससे पहले 20 धाराएं कर ली हमने, 111 से 130 तक पहुंच गए। एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। 101 से 110 तक का रिवाइज कर लिया था, ज़्यादा अनावश्यक मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती। 111 से ही रिवीजन कर लेते हैं। 111 में हमने देखा था कि कर को हटाने, स्थगित करने या प्रतिषिद्ध करने की राज्य सरकार की शक्ति होगी। 112 में यही शक्ति नगर पालिका को भी होगी, ठीक है। 113 में कर निर्धारण के लिए कर निर्धारकों की नियुक्ति राज्य सरकार करवाएगी। 114 में वही कर निर्धारक कुछ सूचनाएं कर निर्धारण के लिए लोगों से मांगेंगे, और अगर नहीं देता है कतिपय सूचनाएं तो उसमें विफल होने का परिणाम होगा कि जांच की जाएगी। 115 में कुछ संशोधन अगर व्यक्ति अपनी भूमि में करता है तो बाध्यता है उसके लिए कि वो ये सूचना नगर पालिका को देगा। 116 में हमने देखा था कि अगर कोई व्यक्ति, मूल व्यक्ति जो संपत्ति का है, वो अगर अपने हक का स्थानांतरण कर देता है तो ये सूचना भी उसे नगर पालिका को देनी पड़ेगी। 117 ये कहता है कि अनुसूची 2 या 3 के जो निर्धारित फॉर्मेट है उसके अनुरूप एक प्रपत्र होगा, उस प्रपत्र में ये जो सूचना है वो दी जाएगी नगर पालिका को। कौन सी सूचना? 116 वाली। 118 में नगर पालिका उस प्रारूप के अनुसार जो नई सूचना है अपने रिकॉर्ड में अपडेट करेगी, प्रतिस्थापित करेगी, यानी पुराने की जगह नए का नाम लिख देगी। 119 में कहा गया है कि अगर ये सूचना नगर पालिका को प्राप्त नहीं होती है तो कर वही मूल व्यक्ति चुकाएगा, भले ही उसने दूसरे को बेचान कर दिया है। 120 में ये कहा गया है कि कर मूलतः किससे उद्ग्रहणीय है, यानी कि जो भी वास्तविक अधिभोगी है या जिसके पास में पट्टा है या उपविभाजन से प्राप्त पट्टा है वो कर चुकाएगा। 121 में बताया गया है कि कराधान की अपीलें कहाँ की जाएगी? नगर निगम की आयुक्त को, नगर परिषद और बोर्ड की क्षेत्रीय उपनिदेशक को। 122 में ये कहा गया है परिसीमा और दावाकृत निक्षेप की बात है। नोटिस प्राप्ति के 1 माह के भीतर अपील की जाए और दावाकृत रकम है उसका कुछ भाग अगर जमा करवाया जाए तभी अपील ग्रहण की जाएगी। 123 में खर्चों की बात आई। ये जो प्राधिकारी है, अपीलीय प्राधिकारी, उसका डिसीजन है कि वो खर्चे किसको दिलवाता है। 124 में कहा है कि दंड और सिविल न्यायालय है वो इन मैटर्स को, कराधान से संबंधित मैटर्स को नहीं सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक अपीलीय प्राधिकारी है और वो चाहे तो अपने 3 माह में अपने डिसीजन को रिव्यू भी कर सकता है, ठीक है। इसके बाद में हमने देखी थी 125 में व्यावृत्तियां थी, यानी कोई क्लेरिकल मिस्टेक, कर से छूट का आधार नहीं है। बात करें 126 की तो उसमें ये कहा गया है कि दायित्व प्रकट करने की बाध्यता, अगर कोई कर निर्धारक को सूचना मांग रहा है करदाता से तो अगर वो नहीं देता है तो 1000 रुपए तक का जुर्माना देगा। फिर 127 ये कहती है कि करों को वसूल करने का कर्तव्य किसका है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी का है, लेकिन कितना कर देना है ये कैसे पता चलेगा? 128 में आपको बिल मिलेगा तो अपने आप पता चल जाएगा। बिल में क्या क्या होगा, उसका क्या कंटेंट होगा, कितनी राशि है, कब तक जमा करवाना है, नहीं करवाई तो पेनल्टी कितनी, ये 129 में पता चलेगी। और उसके बाद में भी 130 में ये कहा गया है कि आप 15 दिन में अगर नहीं जमा करवाते हो तो नगर पालिका आपके विरुद्ध चौथी अनुसूची के अनुसार एक मांग नोटिस जारी करेगी। तो ये थी धारा 111 से लेकर 130। बिना समय गंवाए सीधे बढ़ते हैं धारा 131 की तरफ। धारा 131, इसका टाइटल है किन मामलों में वारंट
जारी किया जाएगा। यानी ऐसे कौन से मामले होंगे जहां पर नगरपालिका वारंट जारी करेगी? तो धारा 131 ही कहती है कि जब व्यक्ति बिल नहीं चुका रहा है, उसको 130 में डिमांड नोटिस मिल गया तब भी नहीं चुका रहा है, और ना नगरपालिका को आके ये बता रहा है कि ऐसे कौन से तर्क संगत कारण है जिसके कारण उसने बिल नहीं चुकाया है, या ना उसने कहीं अपील की है, तो फिर नगरपालिका ऐसे मामलों में 3 वर्ष के भीतर 3 वर्ष के भीतर एक वारंट जारी करेगी। क्योंकि पैसा तो उसने चुकाया नहीं है, इसलिए संपत्ति की कुर्की का आदेश, जो भी उसकी संपत्ति है उससे उसकी वसूली कर ली जाए, तो संपत्ति के कुर्की का आदेश निकालेगी, वो भी कानून के अनुसार निकालेगी, नियमानुसार निकालेगी। और ये जो वारंट निकालेगी वो 5वीं अनुसूची में जो प्रारूप दिया गया है उसके अकॉर्डिंग होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर कोई व्यक्ति जो बिल का भुगतान है वो नहीं करता है डिमांड नोटिस के बाद में भी, तो नगर पालिका ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध 3 वर्ष के भीतर संपत्ति की कुर्की का आदेश देते हुए और 5वीं अनुसूची के अनुरूप वारंट जारी करेगी। लेकिन अगर कोई मामला 3 वर्ष से अधिक पुराना हो गया है, तो 3 वर्ष से अधिक पुराने मामलों में ऐसा वारंट नहीं जारी किया जाएगा। और धारा 131 2-3 बातें और कहती है कि ये जो वारंट होगा, ये वारंट मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा, यानी उस पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। और अगर जिसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया है वो रहता यहाँ हो, लेकिन उसकी संपत्ति मान लीजिए किसी और दूसरी नगरपालिका में हो, तो नगरपालिका क्या करेगी, उस दूसरी नगरपालिका के संबंधित अधिकारी यानी तहसीलदार को, नगरपालिका अधिकारी को इन्फॉर्म करेगी कि भाई ये व्यक्ति है, इसका इतना बकाया जारी है और हमने इसको वारंट दे दिया था, अब आप ये जो है वहाँ उसकी संपत्ति है, आप उसके विरुद्ध समुचित कार्यवाही कीजिए। तो ये थी 131 जो बता रही है कि कौन से मामलों में वारंट जारी किया जाएगा। इसके बाद में देखते हैं धारा 132। धारा 132 ये कहती है कि वारंट को निष्पादन करने के लिए बल का प्रयोग, वारंट का निष्पादन और बलपूर्वक प्रवेश कर सकती है। यानी नगरपालिका उस वारंट का निष्पादन करने के लिए बलपूर्वक भी उस व्यक्ति के जो संपत्ति है वहां पर प्रवेश कर सकती है, तो फोर्सफुली भी उसको लागू कर सकती है वारंट को। कैसे करेगी? नगरपालिका इसके लिए सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के समय का चयन करेगी, यानी सनराइज से लेकर सनसेट तक के समय का चयन करेगी। और इसके साथ ही जो भी कार्यवाही करनी है वो कार्यवाही करेगी। जो व्यक्ति का मान लीजिए जो मकान घर जो भी है उसका किसी दरवाजे को या खिड़की को तोड़कर प्रवेश करेगी और विधि पूर्वक सभी कार्यवाही को वो अंजाम देगी। लेकिन अगर कोई कमरे मान लीजिए महिलाओं के हैं, महिलाएं वहां पर रह रही है, तो तब भी समुचित सावधानी नगरपालिका बरतेगी। उन महिलाओं को 3 घंटे का नोटिस दिया जाएगा कि आप ये 3 घंटे का टाइम है, इस स्थान को खाली कर दीजिए ताकि हम ये कुर्की की जो कार्रवाई है उसको पूरा कर सके। तो इस तरह से बलपूर्वक वारंट का निष्पादन किया जाएगा धारा 132 में। बात करते हैं 133 की। धारा 133 वारंट के निष्पादन की रीति। धारा 133 इसका टाइटल है कि वारंट के निष्पादन की रीति। कौन सा वारंट? जो 131 में दिया गया है, तो उसको किस तरह से निष्पादित किया जाएगा। 133 ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ वारंट आया है उसकी चल या अचल कोई भी संपत्ति हो और वो कहीं पर भी हो, उसको कुर्क किया जा सकेगा। तो 133 के अनुसार कोई भी संपत्ति हो, चल या अचल हो और कहीं पर भी हो, तो उसकी जब्ती की जा सकती है, कुर्की की जा सकती है। लेकिन धारा 133 ये भी कहती है कि कुछ सामानों की, कुछ वस्तुओं की कुर्की नहीं की जाएगी। कौन सी? जैसे मान लीजिए कोई सामान उसके जीवन यापन से संबंधित है, उस व्यक्ति के जीवन यापन से संबंधित है। जैसे कि उसके आप
उसके कपड़े उठा के ले गए या उसके बिस्तर उठा के ले गए या उसके खाने का सामान या खाने के बर्तन ले जाते हैं कुर्क करके, तो कैसे चलेगा। तो धारा 133 यही कहती है कि भाई इन वस्तुओं की कुर्की नहीं की जाएगी। एक तो जो उसके जीवन यापन से जुड़े हो, जैसे उस व्यक्ति के या उसकी पत्नी के या बच्चों के पहनने ओढ़ने के कपड़े और बिस्तर या खाना बनाने का जो उपकरण है, खाना बनाने के जो बर्तन हैं, ये आप उठाकर नहीं ले जा सकते, इनको आप कुर्क नहीं कर सकते हैं। और क्या नहीं किया जा सकता, ऐसे सामान जो किसी व्यक्ति की आजीविका से जुड़े हुए हो, जैसे मान लीजिए कोई किसान है या कोई शिल्पकार है, अगर आप उसके उपकरण, उसके औजार ही उठाकर ले गए तो फिर वो कमाएगा कैसे, और कमाएगा नहीं तो चुकाएगा कैसे। तो यही बात धारा 133 कहती है कि भाई उसके जो औजार है, जो उसके आजीविका से जुड़े हुए हैं, उनको भी आप कुर्क नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में धारा में कहा गया है कि जो भी सामान कुर्क किया जाएगा उसकी एक लिस्ट बनाई जाएगी, कुर्क किए सामान की सूची बनाई जाएगी। और अगर कोई संपत्ति हटाई जा रही है, तोड़ी जा रही है, तो उसके पहले अनुसूची 6 में उसके लिए जो निर्धारित प्रारूप है अनुसूची 6 के अनुसार उसमें नोटिस दिया जाएगा, नोटिस देकर हटाई जाएगी। और इसके साथ ही 133 में यह भी कहा गया है कि अगर कोई अचल संपत्ति का कुर्क किया जाना है, कोई अचल संपत्ति कुर्क की जानी है, तो वो कैसे की जाएगी। अगर उस व्यक्ति के पास में कोई सामान या पैसा कुछ भी नहीं मिला है और उसके पास में मान लीजिए सिर्फ एक प्लॉट है, तो ऐसे प्लॉट की कुर्की कैसे की जाएगी। नगर पालिका उस प्लॉट को थोड़ी उठाकर लेके जाएगी। तो यहाँ पर क्या रीति होगी, वो ये होगी कि नगर पालिका उस व्यक्ति को उस प्लॉट का उपयोग करने के लिए या उसको कहीं फर्दर ट्रांसफर करने के लिए कि भाई आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, आप इसका उपयोग नहीं कर सकते हो, या उस पर कोई चार्जेस नहीं लगा सकते हो, कोई किराए पर दे दी या कोई प्रभार लगा दिया, तो ऐसा करने से उसको पाबंद करेगी। तो ये पाबंद करना अपने आप में उसकी कुर्की हो जाएगा जब उसका उपयोग ही नहीं कर पाएगा तो। और ऐसा जो आदेश नगर पालिका निकालेगी अचल संपत्ति को कुर्क करने का, तो उसका पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जाएगा। और अगर वहां से कोई रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो कलेक्टर को भी इसकी सूचना दी जाएगी। तो बड़ी ही आसान है समझने में। धारा 133 यहाँ कंप्लीट होती है। बात करते हैं अगली धारा 134 की। धारा 134 कुर्क की गई संपत्ति का विशेष मामलों में विक्रय। काफी रोचक धारा है 134। अब तक आपने चल और अचल संपत्ति के कुर्की की बात देखी कि भाई कोई चल संपत्ति, कोई जैसे व्हीकल वगैरह उठा लाए, या अचल संपत्ति उसको उसके उपयोग करने से, बेचान करने से पाबंद कर दिया। 134 ये कहती है कि कुर्की की संपत्ति का विशेष मामलों में विक्रय किस प्रकार से किया जाएगा। अगर मान लीजिए आप कुर्क करके लाए हो संपत्ति, वो ऐसी संपत्ति है जो बहुत जल्दी खराब हो जाएगी, जैसे आपने मिठाइयाँ वहाँ से उठा लाए हो या किसी के फल उठा लाए हो फल भंडार से, तो ऐसे मामलों में ये कह रहा है, ये धारा कहती है कि अगर वो संपत्ति बहुत जल्दी खराब हो जाएगी या नष्ट हो जाएगी, या फिर और कुछ नहीं मिला आपको वहां पर कुछ पशु बंधे थे, आप वहां से एक भैंस ही खोल लाए, भैंस बंधी थी, भैंस वहां से आप ले आए, तो आप अगर वो संपत्ति पर बहुत ज्यादा उसके रख रखाव पर खर्चा आ रहा है, या फिर ऐसे है कि उसके खराब होने का या नष्ट होने का डर है, तो ऐसे मामलों में, ऐसे विशेष मामलों में क्या किया जाएगा। क्योंकि आप वहां से मान लीजिए भैंस लेकर आए हैं, तो भैंस को आपको खाना खिलाना पड़ेगा, उसके दाना पानी चारे की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसके मेंटेनेंस पर आपका खर्चा ज़्यादा आ जाएगा।
तो ये धारा ये कहती है कि भाई वसूली तो आपने की नहीं, खर्चा आप ऊपर से कर रहे हो, तो ऐसे मामलों में ऐसे करो कि उस संपत्ति का विक्रय कर दो। नगर पालिका अधिकारी ऐसे विशेष मामलों में जब कुर्क की गई संपत्ति के खराब होने या नष्ट होने का खतरा हो अथवा उसकी मेंटेनेंस पर ही ज्यादा खर्च हो रहा हो, तो ऐसे मामलों में जिस व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी किया गया है उसे एक नोटिस दिया जाएगा कि भाई आप तुरंत या तो वारंट की राशि का भुगतान कर दो। नोटिस क्या होगा कि या तो तुरंत भुगतान कर दीजिए, नहीं तो हम आपकी ये जो संपत्ति है उसकी देखभाल अब हमसे नहीं होगी, उसका रखरखाव हम पर भारी पड़ रहा है, तो आप या तो तुरंत भुगतान कर दो अथवा हम इस संपत्ति का विक्रय कर देंगे या इसकी नीलामी कर देंगे, नीलामी से इसको बेच देंगे। ठीक है, पहली बात धारा 134 में यही है कि जब संपत्ति के रखरखाव या उसके खराब या नष्ट होने का डर हो तो नगर पालिका अधिकारी ऐसे व्यक्ति को नोटिस देकर या तो तुरंत भुगतान के लिए कहेगा अथवा उसका विक्रय या नीलामी कर देगा। ये थी पहली बात। दूसरी बात धारा 134 में ये कही गई है कि उस संपत्ति का जब विक्रय किया जा रहा है, नीलामी की जा रही है, तो जो खर्चा रखरखाव पर आया है वो उस विक्रय के बाद में जो राशि वसूल हुई है उसमें से कम किया जाएगा। एक उदाहरण से समझे इसको कि विक्रय से आपको मान लीजिए 10,000 रुपए प्राप्त हुए, किंतु आपने उसके मेंटेनेंस में 1,000 रुपए खर्च कर दिए, तो एक्चुअल में आपने कितनी राशि प्राप्त करी? तो 9,000। बिंदु जो 2 है 134 का वो यही कह रहा है कि जो भी विक्रय से प्राप्त वसूली हुई राशि है उसमें से खर्चे की गई राशि को घटाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं तीसरा बिंदु। 134 का तीसरा बिंदु कह रहा है कि जो सरप्लस राशि नगर पालिका को प्राप्त हो गई है, जैसे आप वहां से भैंस खोल कर लाए थे, आपका जो दावाकृत राशि थी यानी जितना भुगतान नगर पालिका को होना था वो था 50,000 का, लेकिन जो भैंस आपने बेची वो आपने बेच दी 75,000 में नीलामी से, आपको एक्स्ट्रा कितने मिल गए? 25,000 रुपए। तो नगर पालिका ऐसी स्थिति में उस मूल जो संपत्ति मालिक है उसको ये कहेगी कि आप 1 वर्ष के भीतर इस सरप्लस राशि के दावे के लिए आप आ जाइए, ये हमसे राशि आप ले सकते हैं, 1 वर्ष के भीतर दावा कर सकते हैं। और अगर 1 वर्ष के अंदर भी वो व्यक्ति इस राशि के लिए दावा नहीं करता है तो फिर ये संपत्ति जो है वो नगर पालिका में निहित होगी। क्लियर है? 134। बढ़ते हैं अगली धारा की तरफ। 135 धारा 135 नगर पालिका के वारंट का बाहर कुर्की व विक्रय, ये भी बहुत सीधी ही धारा है। ये धारा है कि नगर पालिका से बाहर किसी दूसरी नगर पालिका में अगर वो संपत्ति है जिसे कुर्क किया जाना है, यानी कुर्क की जाने वाली संपत्ति किसी दूसरी नगर पालिका क्षेत्र में आ रही है, तो जो पहले वाले नगर पालिका है वो दूसरे नगर पालिका के अधिकारियों को सूचित करेंगे, वारंट देंगे, आदेश जारी करेंगे कि आप इस वारंट का निष्पादन करवाइए और जो संपत्ति कुर्क की जानी है उसको पूरी रीति का पालन करते हुए, पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए उसकी कुर्की कीजिए, जो राशि है उस राशि की वसूली कीजिए और हमें अवगत करवाइए। तो इसके अतिरिक्त तो धारा 135 में और कुछ नहीं है। साथ ही बात करते हैं आगे 136 की। 136 में यह है कि नगरपालिका द्वारा जो नगरपालिका की भूमि को छोड़कर जाए, यानी भागने वाले अगर कोई व्यक्ति है तो उसके विरुद्ध नगरपालिका छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध संक्षिप्त कार्यवाही। यानी अगर नगरपालिका को यह विश्वास हो जाए
किसी तरह से ये अंदेशा हो जाए कि भाई ये जो व्यक्ति है जिससे राशि वसूल करनी है, ये व्यक्ति कहीं भाग सकता है, फरार हो सकता है या भूमिगत हो सकता है, तो ऐसा विश्वास होते ही नगर पालिका ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध वसूली के लिए बहुत संक्षिप्त कार्यवाही करेगी। यानी सीधा बिल देगी और कहेगी कि भाई तुरंत जमा करवा दो। जो भी प्रक्रिया फॉलो करनी है उसको बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही संक्षिप्त में किया जाएगा। तो धारा 136 सिर्फ यही बात कहती है कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध संक्षिप्त में कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। बात करते हैं 137 की। धारा 137, इसका शीर्षक है व्यावृत्तियां। धारा 125 में भी आई थी व्यावृत्तियां, वो कर के संबंध में थी। ये व्यावृत्तियां वारंट, नोटिस या बिल के संबंध में है कि अगर नोटिस में, वारंट में या बिल में कोई क्लैरिकल मिस्टेक आती है, कोई नाम पते की मिस्टेक आती है, तो वहां पर ऐसे व्यक्ति को उस संपत्ति के कुर्क किए जाने से छूट नहीं मिलेगी, यानी वो अतिक्रमी तो समझा ही जाएगा। तो ये थी धारा 137, छोटी ही है। 138 भी बहुत सिंपल सी धारा है कि समस्त संदायों के लिए रसीद, यानी कोई भी संदाय किया जाएगा, कोई भुगतान किया जाए या कोई भी रकम प्राप्त की जाए तो उसके लिए क्या किया जाएगा, रसीद दी जाएगी। यानी किसी प्रकार के इस तरह के लेन देन के लिए रसीद जरूर दी जाएगी। इसके बाद में देख लेते हैं धारा 139। 139 का शीर्षक है वाद अनुकल्पित करने की नगर पालिका की शक्ति। वाद अनुकल्पित करने की शक्ति। जब नगर पालिका किसी व्यक्ति के विरुद्ध मांग नोटिस से या फिर कुर्की से या उसके सामान को विक्रय करके वसूली करने में असफल होती है, यानी उस व्यक्ति से किसी भी प्रकार से वसूली नहीं कर पाती है, तो फिर आखिर में जो उसके पास में अंतिम इलाज होगा वो ये होगा कि उस व्यक्ति के विरुद्ध वो वाद दायर कर सकती है। तो नगर पालिका को ये पावर है कि ऐसे अतिक्रमी व्यक्ति के विरुद्ध वह सक्षम न्यायालय में वाद ला सकती है। तो इसके बाद देखते हैं, रुख करते हैं इस अध्याय 7 की अंतिम धारा की तरफ, धारा 140। इसका शीर्षक है कर चुकाने का जो दायित्व है वो दायित्व किसका होगा। तो ये हम एक बार पहले भी देख चुके हैं धारा 120 में कि कर मूलतः किससे उद्ग्रहणीय है, तब भी वहां देखा था। यही बात 140 में यहाँ आ रही है, एक बिंदु अलग से आएगा, वो ये है कि धारा 140 ये कहती है कि कर चुकाने का दायित्व किसका होगा। सीधी सी बात है, उसी का होगा जो मालिक है उस संपत्ति का। यानी एक तो मालिक का होगा और दूसरा 120 में हमने देखा भी था जिसके पास में पट्टा हो, है ना, तो पट्टे वाला तो मालिक हो गया, और दूसरा है जो इसका वास्तविक अधिभोगी हो, यानी जो उसका उपयोग कर रहा हो वास्तव में। लेकिन जहां अधिभोगी की बात आएगी तो वहां 140 में एक विशेष बात जो कही गई है वो ये है कि अधिभोगी के लिए ये जरूरी है कि कम से कम 1 वर्ष से उसका अधिभोग कर रहा हो, तो उससे कर चुकाने के लिए कहा जाएगा। तो इसी के साथ ही धारा 140 पूरी होती है। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं 131। धारा 131 में हमने पढ़ा था कि किन मामलों में वारंट जारी किया जाएगा। तब हमने देखा था कि अगर भुगतान नहीं करता है, तर्कसंगत कारण नहीं बताता है, अपील नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया जा सकता है 3 वर्ष के भीतर, जो कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा। 132 में हमने देखा कि नगरपालिका उस वारंट का निष्पादन करने के लिए दरवाजा तोड़कर, खिड़की तोड़कर बलपूर्वक प्रवेश कर सकती है और जो भी कार्यवाही है विधिपूर्ण वह कार्यवाही कर सकती है। महिलाएं अगर वहां पर हो तो उन्हें 3 घंटे का नोटिस दे सकती है कि उस स्थान को खाली करे। 133 में हमने देखा था कि वारंट के निष्पादन की क्या रीति होगी। तो कोई भी चल अचल संपत्ति चाहे वह कहीं पर भी हो उसको कुर्क किया जा सकता है, ये रीति है। किंतु जो चीजें उसके जीवन यापन से जुड़ी हो, आजीविका से जुड़ी हो, तो उनकी
की कुर्की नहीं की जाएगी, उनको छोड़ दिया जाएगा। 134 ही कहती है विशेष मामलों में विक्रय की, यानी अगर कुर्क की गई संपत्ति अगर खराब होने वाली है या उस पर मेंटेनेंस ज्यादा आ रहा है, वही भारी पड़ रहा है, तो नगर पालिका ऐसी संपत्ति का विक्रय या नीलामी कर सकेगी। और एक बात जो थी वो ये थी कि अगर मेंटेनेंस पर खर्चा आया है तो उस राशि को विक्रय से वसूल की गई राशि में से घटाया जाएगा, और अगर सरप्लस राशि आ गई है तो उस व्यक्ति को जिसकी की वो संपत्ति थी, जिससे वसूली की जानी थी, तो ऐसे व्यक्ति को ये कहा जा सकता है नोटिस के द्वारा कि आप इस राशि के लिए दावा कर सकते हो। इसके बाद में हमने देखा था धारा 135, अगर कोई संपत्ति दूसरी नगर पालिका में है तब भी नगर पालिका उस दूसरी नगर पालिका को वारंट को निष्पादित करने के लिए, कुर्की की कार्यवाही करने के लिए आदेश दे सकती है। 136 में देखा था कि अगर नगर पालिका को विश्वास हो जाए कि कोई व्यक्ति भाग जाएगा, फरार हो जाएगा, तो ऐसे के विरुद्ध वसूली के लिए संक्षिप्त कार्यवाही अमल में लाएगी। 137 में व्यावृत्तियों की बात आएगी, कोई मिस्टेक, क्लेरिकल मिस्टेक कुर्की से छूट का आधार नहीं है। 138 में समस्त संदायों के लिए रसीद दी जाएगी। 139 में नगर पालिका चाहे तो वसूली नहीं होने पर वाद दायर कर सकती है। और 140 में स्पष्ट है कि कर चुकाने का दायित्व उस मूल दायी व्यक्ति का, संपत्ति के मालिक का होगा अथवा 1 वर्ष से उसका अधिभोग कर रहे व्यक्ति का होगा। तो इस तरह से ये अध्याय 7 धारा 101 से लेकर 140 तक नगर पालिका राजस्व यहाँ पर पूरा होता है। मैं समझती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ये क्लियर हो गया होगा, रिवाइज हो गया होगा। तो आप मुझे अपने विचारों से कमेंट सेक्शन में अवगत करवा सकते हैं। बने रहिएगा अगले वीडियो में मेरे साथ, अगले अध्याय के साथ।